डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपने सेल वॉल पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़े। उन ऑर्गेनेल्स में पिछला जो हमारा लेक्चर था वो गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर था। उसी के साथ लिंक्ड जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, आइए। लाइसोसोम्स दो ग्रीक वर्ड्स हैं, लाइसोस मीन्स स्प्लिटिंग, सोमा मीन्स बॉडीज। सो ये क्या है, स्प्लिटिंग बॉडीज इन सेल आर नोन एज लाइसोसोम्स। सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो कुछ यूं होगा। डिस्कवरी किसने की है, डी डव ने 1949 में। बुक के मुताबिक ये 1949 है जबकि एक्चुअली ये 1955 है। अब चूंकि आपका एंट्री टेस्ट भी आपका बुक से ही आएगा, पेपर भी आपका बुक से ही आएगा, लिहाजा आपने बुक का 1949 ही याद करना है। तो डी डव ने इसको डिस्कवर करके सुइसाइड बैग्स का नाम दिया। क्या नाम दिया, सुइसाइड बैग्स। कंपोजिशन में अगर हम देखें तो इसके प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये वही हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर थी, एज इट इज इसकी यहाँ पर कंपोजिशन है। एडिशनली इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं, उसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास है एसिड फास्फेटेजिस, जो कि फास्फेट्स को एट एसिड पीएच क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है। प्रोटीएसिस जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है, लाइपेजिस जो लिपिड्स की करता है, डीएनएसिस जो डीएनए की करता है, आरएनएसिस जो आरएनएस की करता है। ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स राइबोसोम के अंदर पैदा होते हैं। कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पैदा होते हैं और ये फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। गोल्जी बॉडीज़ में ये फर्दर प्रोसेस्ड हो जाते हैं और ये प्रोसेस फिर कंप्लीट हो जाता है और लाइसोसोम के अंदर ये सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम में अगर हम देखें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सिंपल ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द लाइसो इन्वेलप पाई जाती है। जो इसका आउटर कवरिंग है ये आप देख सकते हैं, लाइसो इन्वेलप है। इसके अंदर लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस्ड की हैं कि कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम हैं और उनका क्या काम है। अगर हम लाइसोसोमल एक्टिविटी के ऊपर नज़र डालें तो लाइसोसोमल एक्टिविटी जो है वो 3 किस्म की इसकी एक्टिविटीज़ हैं। पहला है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में ये सॉलिड चीज़ों को इंटेक करता है। सेल के अंदर आने वाले फॉरेन पार्टिकल में जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देता है। पिनोसाइटोसिस में ये लिक्विड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, इनटेक करके डाइजेस्ट करता है। ऑटोफेगी में ये सेल्फ ईटिंग करता है, मींस कि अगर कभी इस सेल जो है सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल इसको ना मिले तो ये फिर खुद ही ब्रस्ट होके पूरे सेल को डाइजेस्ट करता है, मींस एक तरह से खुदकश धमाका कर लेता है। आपको पता है जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुदकश धमाके ज़्यादा हुए थे तो उन दिनों एक सॉन्ग भी आया था कि खुदकशा धमाका माँ। तो ये भी एक तरह से सेल के अंदर एक खुदकशा धमाका होता है जो कि खुदकश धमाका करके पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इसी वजह से डी डव ने इसको सुइसाइड बैग्स का नाम भी दिया था। इसके अलावा हम इसको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। स्कैवेंजर क्या है, इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग वन आउट पार्ट्स ऑफ सेल्स, यानी ओल्ड पार्ट्स। ये क्या करते हैं, ये सेल के पुराने हिस्सों को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, मींस के एक तरह से सेल की रेनोवेशन करते हैं। जो पुराने हिस्सों को डाइजेस्ट करके जाहिर बात है उसकी जगह नए हिस्से आते हैं, तो ये वो काम भी करता है। इसकी वजह से इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। और इस फंक्शन की बुनियाद पर इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट आर गार्बेज डिस्पोजल यूनिट भी इसको नाम देते हैं इसी फंक्शन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स के अंदर तो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर लाइक मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, जहां पर टेल को ये डाइजेस्ट कर देता है। आपने देखा है कि मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग के लार्वे में पहले उसका टेल होता है, उसके बाद ये इस टेल को डाइजेस्ट कर देता है, जो आगे जाकर फिर हमारे पास फ्रॉग के अंदर कोई टेल नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इनसाइड सेल। सेल के अंदर ये डाइजेशन करता है जिसको हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। रिन्यूअल ऑफ सेल्स की ये रिन्यूअल किस तरह करता है कि डाइजेस्ट वन आउट पार्ट्स। ये सेल के पुराने हिस्सों को, ओल्ड हिस्सों को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि वन आउट है।
अब ये तो आपने इसके फंक्शंस पढ़े, इसके बाद कुछ इसके जो है मेल फंक्शनिंग भी है। मींस कि अगर इसके अंदर किसी एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये कुछ गलत इससे फंक्शन भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां या मुख्तलिफ कमी आ जाती है बॉडी के अंदर। वो कमी, वो बीमारी क्या होती है? तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 कब होता है? ये एब्सेंस ऑफ एसिड माल्टेज एंजाइम है। एसिड माल्टेज एंजाइम जब इसके अंदर नहीं होता तब ये प्रोसेस, ये बीमारी होती है। इस एसिड माल्टेज एंजाइम का काम क्या है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब जाहिर बात है जब ये एंजाइम होगा नहीं तो ये काम नहीं होगा। जब ये काम नहीं होगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि ग्लाइकोजन एकमुलेशन काज हो जाएगी। सेल के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो एकमुलेट हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी फॉर एग्जांपल मायोपैथी है, मायोपैथी हो जाती है। मायोपैथी में क्या होता है कि रिस्पिरेटरी और स्केलेटल मसल्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे रिस्पिरेटरी मसल्स हैं, मींस कि जो रिस्पिरेशन के अंदर काम करते हैं, या जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते, इसलिए फिर ये बीमारी ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टे शेस डिजीज हो जाती है। टे शेस डिजीज क्या है? ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? बीटा हेक्सोज अमीनिडेज ए एंजाइम। बीटा हेक्सोज अमीनिडेज ए एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एक और बीमारी काज होती है जिसको टे शेस कहते हैं। ये टे शेस एक साइंटिस्ट से इन्होंने ये बीमारी डिस्कवर की थी, सबसे पहले डिस्कस की थी और मालूम की थी और उसका इलाज भी मालूम किया था। तो इस वजह से इस बीमारी को उन्होंने अपने नाम से नाम दिया। ये बीटा हेक्सोज अमीनिडेज ए एंजाइम काम क्या करता है? इसका काम ये होता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेल्स में पाया जाता है और वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की ये ब्रेक डाउन करता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक लिपिड्स जो हैं ये भी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के लिए टॉक्सिक के तौर पर काम करता है, तो ये उनकी भी ब्रेक डाउन करता है। अब जाहिर बात है अगर बीटा हेक्सोज अमीनिडेज ए एंजाइम होगा नहीं तो डेफिनेटली लिपिड्स या उसकी तरह दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब इनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो जाहिर बात है उनकी एक्युमुलेशन होगी। तो इसी तरीके से लिपिड्स की एक्युमुलेशन होती है और लिपिड्स की एक्युमुलेशन की वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कब होता है? 3 to 6 मंथ्स बेबी के अंदर होता है। अगर 3 से लेकर 6 महीनों का बच्चा होता है तो उसके अंदर ये बीमारी जाहिर हो जाती है। कैसे जाहिर होती है कि दैट बेबी लूज टू टर्न, वो बेबी जो है वो मुड़ नहीं सकता। अगर आप सीधा उसको लिटाएं तो वो सीधा ही लेटा रहेगा, वो इधर उधर मुड़ नहीं सकेगा, ये उसके अंदर होती है। दूसरा सिट, वो बैठ नहीं सकता, और क्रॉल, ना तो वो जो है वो चल सकता है। आपने देखा होगा अक्सर 6 महीने का बच्चा वो फिर बैठ सकता होता है, वो टर्न कर सकता होता है, वो थोड़ा बहुत जो है वो क्रॉल कर सकता होता है। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है उसके अंदर ये बीमारी आती है तो ना तो वो बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठ सकता है, ना ही वो टर्न कर सकता है, इधर उधर मुड़ सकता है, और ना ही वो बच्चा जो है रेंग सकता है। जिस तरह हाथ पाँव को मिलाकर जो चलने वाली सलाहियत होती है वो भी उनके अंदर नहीं होती। इससे आगे जाकर क्या मसाइल पैदा होते हैं कि वो बच्चा या वो इंसान मेंटली रिटार्डेशन उसके अंदर होती है, मेंटल रिटार्डेशन, और यहाँ तक कि डेथ भी काज हो सकती है। मेंटली भी वो बच्चा या वो इंसान डिस्टर्ब हो सकता है और आखिरकार उसके अंदर डेथ भी काज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा लाइसोसोम्स, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग और उसकी मेल फंक्शनिंग। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।